हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिनेश कोठारी। आज बहुत टाइम बाद आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ यूट्यूब पे। आज मेरे साथ मेरे मित्र सीए राधे मुंद्रा, जो कि एक प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेरे साथ मौजूद रहेंगे आज अपने अगले 15-20 मिनट के लिए। और हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में इनके साथ डिस्कस करेंगे। इन्होंने म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत एनालिसिस किया है और इनको डीप नॉलेज भी है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैं आज जैसे अपने शेयर मार्केट का इंडेक्स 50,000 से अबव जा चुका है, लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है शेयर मार्केट की तरफ, तो मैं इसीलिए ये आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए स्पेसिफिक वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग ओनली म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाया म्यूचुअल फंड अपने पैसे कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे मित्र राधे मुंद्रा जी, आज मैं आपके साथ मेरे व्यूवर्स के लिए म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा। तो आप डेप्थ में मेरे को म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप बताइए। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा सर आपसे कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या है? सर, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक जरिया है। आप अगर डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट नहीं करने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि हर एक जना जो भी है वो इतना नॉलेज नहीं रखता है कि वो डायरेक्ट इक्विटी में या डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर सके। तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड एएमसीज का रोल आ जाता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनका रोल आ जाता है। वो एक ब्रिज है इन्वेस्टर के और कंपनी के बीच में इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टर उनको पैसा देगा, इन्वेस्टर के बिहाफ पे वो कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और उनके पास बहुत अच्छी टीम होती है जो कि वो बैकग्राउंड या उन सारी कंपनीज के बारे में रिसर्च करके इंफॉर्मेशन गैदर करती है और उनके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करके इन्वेस्टर का फंड वहाँ पे अलोकेट करती है। तो ये हो गया एक बेसिक म्यूचुअल फंड का ओवरव्यू कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड के जरिए आप कैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आपने बताया कि म्यूचुअल फंड एक ब्रिज है, एएमसी जो होती है वो सेबी के द्वारा रेगुलेट होती है। बिल्कुल, मतलब फ्रॉड होने के चांसेस कम नहीं है। फ्रॉड होने के ऐसा नहीं है कि भाई आपने पैसा डाला और वो पैसा कहीं पे भी गायब हो गया। ओके, ऐसा नहीं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यस यस। ये है कि भाई मार्केट ऊपर नीचे गया तो आपका पैसा ऊपर नीचे जा सकता है। मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट टू मार्केट। वो डेट फंड्स होते हैं, जो डेट फंड्स में आप जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिले कि भाई डेट्स में जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला फंडामेंटल होता है। इक्विटी के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग का कि भाई मार्केट के कंपनी के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है या कंपनी का फोरकास्ट कैसा है, तो वो जो फ्यूचर वैल्यू है उसको अभी प्रेजेंट में डिस्काउंट कर लेते हैं इन्वेस्टर्स और उसके बेसिस पे उसकी रेट्स आती है। ओके सर, थैंक यू। आपको यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं राधे जी के साथ डिस्कस करके उसका आपको जवाब दे दूंगा। राधे जी, आप थोड़ा हेल्प कीजिए यदि मेरे व्यूअर्स को कोई क्वेरी हो तो। दूसरा सर, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? आपने बता दिया म्यूचुअल फंड क्या है सर। सर म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ टाइप होते हैं क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टाइप नहीं बोल सकते, लेकिन आप जैसे एक इक्विटी मार्केट हो गया, एक हो गया डेट मार्केट। तो डेट मार्केट में आप बॉन्ड्स वगैरह ले सकते हैं और इक्विटी के अंदर आप इक्विटी जो कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है, उन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वैसे तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे तरीके के हैं कि भाई डेट फंड के लिए म्यूचुअल फंड्स है, लिक्विड फंड के लिए म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी शेयर्स के लिए म्यूचुअल फंड है, डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन करके बैलेंस फंड बोलते हैं, उनके ऊपर म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जैसे पर्टिकुलर इक्विटी सेगमेंट के अंदर भी बहुत सारे बाइफर्केशन दिए हुए हैं, जैसे लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैप स्कीम्स है, स्मॉल कैप स्कीम्स है, मिड कैप स्कीम्स है, फिर थीमेटिक स्कीम्स है। फिर एक म्यूचुअल फंड ELSS म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं हम, जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है। उसका बेनिफिट जैसे आप सेक्शन 80C इनकम टैक्स का होता है, उसमें 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको जो बेनिफिट मिलता है ना, आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे ही ELSS के अंदर आप इन्वेस्ट करके आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी छूट ले सकते हैं। तो वो भी एक टाइप हो गया, वैसे वो टाइप ऑफ स्कीम हो गया मतलब। हाँ, तो मतलब अपने को एक सेकेंडरी बेनिफिट और मिल रहा है कि अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके एटीसी में डिडक्शन भी ले सकते हैं, LIC। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमको कि म्यूचुअल फंड में हम लोग किस तरह से पैसा इन्वेस्टमेंट करके और इनकम टैक्स भी सेव कर सकते हैं।
तो सर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे अभी बहुत सारे क्रिकेटर भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, तो सर क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है? तो सर इसमें जैसे एसआईपी, लमसम अपने किस तरह से उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए आप बताएं। सर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर भी मैं थोड़ा एलोबरेटिव देना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड सही है, ये बिल्कुल सही है। ओके सर। लेकिन ये सही कब है वो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो ये सही है, और अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म है तो आप इसे परहेज कीजिएगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर, क्योंकि आप ये समझ के पैसा डाल रहे हैं कि भाई मैं अभी पैसा डालूं और उस पैसे की आपको नियर फ्यूचर में ज़रूरत हो, और नियर फ्यूचर में मान लीजिए कोई भी मार्केट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन रही मार्केट में, उसकी वजह से मार्केट डाउन रहा, तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और वो मार्केट डाउन रहा तो आपको लॉस में निकालना पड़ सकता है। इससे अच्छा हाँ, तो वो आपकी नीड के ऊपर है कि आपको पैसा कितने समय तक रखना है। अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखना है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो फिर आपको म्यूचुअल फंड लंबे समय तक रखना पड़ेगा। प्लीज एक मिनट, आपने अभी वर्ड्स यूज किया वेल्थ क्रिएट, मतलब वेल्थ क्रिएट करना है, मतलब मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ही मैं वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैं आज सोच रहा हूँ आज डालूं, 5 महीने 6 महीने साल भर के बाद मेरा पैसा दुगना हो जाएगा, वो यहाँ पे जादू नहीं है। यहाँ पे यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आपका पैसा ग्रो करेगा, तो ही आप पैसा बना पाओगे, आपकी कैपिटल या वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। मैं इसके ऊपर एक चीज आपको और बोलना चाहूँगा। सारा मैजिक है कंपाउंडिंग का। हमारे साइंटिस्ट हैं, रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड में सब उनको जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। वो बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। जो आपके हिंदी व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज के ब्याज पे ब्याज। तो म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न्स आते हैं वो CAGR कंपाउंडिंग के बेसिस पे आते हैं, कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न। तो CAGR का ये फुल फॉर्म हो गया। तो ये सारे, अगर आपको 18% से 22% के बीच में भी आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिल जाए ना, तो बहुत अच्छा रिटर्न और आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अभी जैसे FDs पे जो रेन्यूड अपनी बैंकें हैं, SBI और सब, कोई 5% दे रही है, कोई 4.5%, कोई 6%। यदि 12 से 15% अपने को म्यूचुअल फंड में छूटता है तो उसको कंपाउंडिंग करेंगे तो अपना, मेरे को लगता है अच्छा बिल्कुल सबसे ज्यादा वेल्थ आपको क्रिएट करके देगा तो वो एकमात्र चीज हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड है। लेकिन करेंटली और लॉन्ग टर्म में भी इतिहास गवाह है। आप पिछले 50 सालों के डेटा उठा के देख लीजिए, आपको 101%, अगर आप पेशेंसफुली इन्वेस्टेड रहे म्यूचुअल फंड में तो आप 100% रिटर्न अच्छा कमाएंगे, और सबके कंपैरिजन में आपको म्यूचुअल फंड में हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन सर। पर मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये था कि सर मैं इसमें लमसम जाऊं या SIP के थ्रू जाऊं? शॉर्ट में मेरे को आप बताइए कि मेरे को दोनों में से किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, SIP के थ्रू जाऊं या लमसम इन्वेस्टमेंट? सर वैसे तो SIP का मतलब ये हो गया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप राशि है, अमाउंट है, वो आप चाहें तो 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 रुपये से लेके आप जितना अमाउंट तक आप चाहें, 5 लाख रुपए तक चाहें तो 5 लाख रुपए तक आप मंथली इन्वेस्टमेंट आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ECS हो जाएगा। तो वो हमारा पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट ये है कि SIP और लमसम आपको क्या करना चाहिए। SIP इसलिए मैं बोलूँगा कि जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए SIP इसलिए बेस्ट है कि मार्केट फ्लक्चुएटिव है, उतराव चढ़ाव वाला है। तो अगर मार्केट उतराव चढ़ाव में है और आपको पैसा डालना है तो आप हर महीने कुछ जमा राशि करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा एवरेजिंग का। और लमसम में आपको नुकसान क्या है, अगर आपने बढ़े हुए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया कि कोई इन्फॉर्मेशन से भाई मार्केट में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आई और मार्केट टूटा, तो आपने जिस समय इन्वेस्ट किया और वो बढ़े हुए मार्केट में किया तो आपका पैसा आपको जल्दी ही नेगेटिव दिखना चालू हो जाएगा। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं और आप 20-25% के फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो लमसम आप कर सकते हैं। लेकिन लमसम में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही समय कौन सा रहता है, जब मार्केट टूटे। जैसे मार्च और अप्रैल के अंदर कोरोना की न्यूज़ सुन के मार्केट कितना टूटा था, और उस समय जिन्होंने इन्वेस्ट किया था लमसम में, हाँ, उस समय जिन्होंने हिम्मत रख के इन्वेस्ट किया था, आप आज उनसे पूछ सकते हैं कि उनका रिटर्न क्या बोल रहा है। 45 to 55% रिटर्न क्रिएटेड विद इन 9 to 10 months। सर मैं अपने व्यूअर्स को ये सलाह दे सकता हूँ कि यदि आप फर्स्ट नए इन्वेस्टर हैं तो आप
प्लीज़ मतलब एक छोटे से अमाउंट के साथ SIP स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपको मार्केट की नॉलेज बनती जाए या फिर आपको आइडिया है कि नहीं इसमें रिटर्न बन रहा है, तो आपके पास यदि फंड है तो आप उसको लमसम में एलोकेट कर सकते हो। राधे जी, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? मतलब उसकी प्रोसेस क्या है, कौन इन्वेस्टमेंट है, इंडिविजुअल या हम बच्चों के नाम पे यदि म्यूचुअल फंड, जैसे हम PPF या फिर LIC अपने बच्चों के नाम पे ले सकते हैं। और इंडिया में ऐसा कल्चर भी रहा है कि लोग अपने छोटे से बच्चे के उनका थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर करना चालू कर देते हैं। तो क्या हम बच्चों के नाम पे डायरेक्ट SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में? देखिए सर, आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं बच्चों के नाम पे भी। जैसे इंडिविजुअल कर सकता है, HUF कर सकता है, आपका पार्टनरशिप फर्म है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उनके सबके अलग अलग प्रिस्क्राइब फॉर्म्स हैं। वो आप AMC से जब इन्वेस्ट करना चाहेंगे तब आपको वो जो AMC वाले हैं या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके थ्रू आप जाना चाह रहे हैं वो सब आपको गाइडेंस वो दे देंगे वहाँ पे। लेकिन मेरा बेसिकली ये मानना है कि अगर आप बच्चों के नाम पे, अगर बच्चे आपके माइनर हैं और उनके नाम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। उनके नाम का माइनर का बैंक अकाउंट ओपन करवा के, ना माइनर का पैन कार्ड ओपन करवा के, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बच्चे अगर माइनर है तो आप उनको नॉमिनी रख दीजिए। इन्वेस्टमेंट आप अपने या अपने स्पाउस के नाम पे कीजिए, और जब वो मेजर हो जाए तब उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आपने पहले भी हमको बताया था कि ELSS टाइप के कोई इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके ATC के बेनिफिट ले सकते हैं, पर सर उसमें मैं आपसे छोटा सा केवल एड ऑन करना चाहूँगा इनकम टैक्स से रिलेटेड, कि जैसे हम लोग ELSS में इन्वेस्टमेंट किए तो क्या उसमें ब्लॉकेज पीरियड होता है कि कम से कम आपको इतना टाइम पैसा रखना है, नहीं रखना है, वो आप मेरे को बता दीजिए। देखिए, जनरली ELSS में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 3 साल तक पैसा आपका ब्लॉक रहेगा। ओके, मतलब मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए आपने बेच नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, ELSS को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे आप ATC के अंदर LIC भी डाल सकते हैं, PPF भी डाल सकते हैं। कोई भी पुरानी एंडोमेंट पॉलिसीज है जो LIC के अंदर ही आ गई, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आ गई। ATC में FDs भी है, टैक्स सेवर FDs भी है। तो टैक्स सेवर FDs का ड्यूरेशन है 5 साल मिनिमम। LIC की जनरली कोई भी स्कीम लीजिए तो 12 से 15 साल का मिनिमम ड्यूरेशन है। PPF अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 साल का उसमें ड्यूरेशन है। तो सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो ब्लॉकेज रहेगा वो है ELSS स्कीम का। आप अगर अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाह रहे हैं, मैं इंटरप्रेट करूंगा मेरे व्यूअर्स के लिए, जैसे अपने म्यूचुअल फंड में मिनिमम टाइम है वो 3 इयर्स का है, बाकी आप LIC में जाओगे या PPF में जाओगे तो अपने को टाइम पीरियड है वो 15 इयर्स बोला है। LIC में भी 12 से 15 साल। और टैक्स सेविंग जो FD जाती है बैंक की, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5 से 6% रहता है और वो भी 5 साल की होती है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि आप ELSS में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जनरली टैक्स सेवर FDs में थोड़ा सा 5 से 6% जो बेसिक नॉर्मल FDs होती है उनमें रहता है। इनमें 7 से 8% के बीच में रहता है, लेकिन लॉक इन पीरियड है 5 साल का। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल तक। अब ELSS में ऐसा नहीं है, ELSS में ऐसा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। उसमें ये सबसे बड़ा रिस्क है कि भाई मार्केट फ्लक्चुएट होगा तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको आपका पैसा 3 साल में छूट जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस माइंडेड इन्वेस्टर हैं से अगर मिले कि जो भाई सिर्फ पैसा ब्लॉक उनको कम से कम समय के लिए करना है, तो उनके लिए ELSS स्कीम सबसे बेस्ट है।